मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह आपका व्यावसायिक शिक्षक। और आज हम स्टेशनरी वेव्स को पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में अप्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, अप्रगामी तरंग जो है इस चैप्टर में है। तो इसके लिए आते हैं सीधे टॉपिक पे। बद्ध माध्यम क्या है? बाउंडेड मीडियम। तो एक परिसीमन वाला वह माध्यम जिनकी सीमाएं अन्य माध्यमों से स्पष्ट पृष्ठ द्वारा अलग होती हैं, मतलब उन्हें बद्ध माध्यम कहते हैं। जैसे कि आप सितार है आपका, तो आप सितार बजाते हैं तो उसके अंदर तार तना होता है और बाकी उसके अंदर जो आवाज़ है अंदर, वो सितार में बद्ध माध्यम में होती है। तो वही एक निश्चित परिसीमा, बाउंड्री वाला एक माध्यम जिसकी सीमाएं अन्य माध्यमों से स्पष्ट पृष्ठों द्वारा अलग होती हैं, उसे बद्ध माध्यम कहते हैं। जैसे कि बांसुरी आप कह लीजिए, सितार कह लीजिए, इस तरह से। और अप्रगामी तरंग में कोई ऊर्जा का संचरण नहीं होता, ये याद रखिएगा। जो है उसी तरह से हम अगला नेक्स्ट टॉपिक देख लें। अगर बद्ध माध्यम की में प्रगामी तरंग का परावर्तन कैसे होता है, तो एक कोमल होता है और एक परिसीमन दो प्रकार की होती हैं। देखें यहाँ पर बद्ध माध्यम की परिसीमन दो प्रकार की, कोमल और कठोर। तो कोमल आपका जो होता है वह अनुप्रस्थ स्पंद ऐसी डोरी से भेजा जाता है जिसका डोरी लंबाई के लंबवत गति करने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से एक डोरी हिलाते हैं तो ये यहाँ पे गतिज ऊर्जा से ये ऊपर गतिज ऊर्जा यहाँ से आएगी, और जब इससे टकराएगी तो स्थितिज ऊर्जा से परावर्तित होकर मुक्त जो है कोमल आपका बद्ध माध्यम है, तो उससे वापस होगी परावर्तित स्पंद, इस तरह से। और इसी में कठोर अगर देखें आप, तो कठोर में दोनों तरफ से यही होता है कि दृढ़ से आधार से बंधा रहता है, तो आपतित स्पंद भी ऐसे जाएगा और परावर्तित स्पंद भी यही इसी तरह से वापस लौटेगा। नेक्स्ट आते हैं हम, अप्रगामी तरंग होती क्या है, इस तरह से देख लें। जब किसी बद्ध माध्यम में सभी प्रकार के दो अनुदैर्घ्य या एक जैसी अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग एक ही चाल से परंतु विपरीत दिशाओं में, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलें, और उन पर अध्यारोपण तो निश्चित होना है। तो अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न हो जाती है जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है। इस प्रकार की नई तरंग जो है अप्रगामी तरंग आपका कह सकते हैं इसको आप। और इसमें ऊर्जा का संचरण होता नहीं है। और इसके लिए उदाहरण जो है बांसुरी, बीड़ा, सीटी, बिगुल आदि में आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। और इसके लिए एक आवश्यक शर्त भी होती है कि अतः इस अप्रगामी तरंग बनने के लिए बद्ध माध्यम का होना एक आवश्यक शर्त है। ये अब पूछा जाता है अप्रगामी तरंग का बनने के लिए शर्त क्या है, तो इसको इस तरह से आप समझा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट को ही हम पकड़ रहे हैं। अप्रगामी तरंग की विशेषताएं क्या होती हैं, तो विशेषताएं क्या हैं? ये तरंग आगे माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, बल्कि अपने स्थान पर ही स्थिर रहकर फैलती और सिकुड़ती हैं। और अप्रगामी तरंगों में निस्पंदों के बीच बीच में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनका विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा अधिक रहता है। और इन बिंदुओं को प्रस्पंद कहते हैं। मतलब निस्पंदों के बीच कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनका विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा अधिक रहता है, इसे प्रस्पंद कहते हैं। और बद्ध माध्यम के कुछ बिंदु सदैव अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, अर्थात उनका विस्थापन शून्य होता है। तो दो तीन विशेषताएं इसकी आप बहुत है। और आते हैं आगे, प्रगामी और अप्रगामी में तुलना आपको करना ही था। ये तरंग किसी ध्वनि स्रोत द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, प्रगामी तरंग। और अप्रगामी तरंग दो समान आवृत्ति या समान आयाम की विपरीत दिशा में चलने वाली तरंगों के अध्यारोपण से बनती है। ये तरंगें माध्यम में निश्चित वेग से आगे बढ़ती हैं, ये उस तरह से नहीं, निश्चित वेग से नहीं बढ़ती। इसमें ऊर्जा का संचरण होता है, इसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि स्रोत के मूल स्वर क्या हैं, अधिस्वर और सन्नादी स्वर क्या हैं, ये पूछ देता है। तो आराम से इसको पढ़ के देखते हैं।
कि किसी ध्वनि स्रोत के कंपन की अलग अलग विधाओं में अलग अलग आवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। सही बात है। इस अलग अलग आवृत्तियों से सबसे कम मान वाली जो आवृत्ति होगी उसे हम मूल आवृत्ति कहेंगे, और इसके संगत जो स्रोत निकला है, जो ध्वनि का स्रोत निकलेगा, उसे हम मूल स्वर कहेंगे, फंडामेंटल टोन कहेंगे। और इस के अलावा अन्य आवृत्तियाँ जो इसके संगत स्वर में रहेंगी वह अधिस्वर कहलाएंगी। तो किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि में उपस्थित, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न मूल स्वरक अधिस्वरक की आवृत्तियाँ श्रेणी में हों, हार्मोनिक सीरीज में हों, तो इन सभी स्वरकों को सन्नादी कहते हैं। तो मूल स्वरक जो होता है हमेशा प्रथम सन्नादी कहलाता है, और जिन स्वरकों के आवृत्ति मूल आवृत्ति के समगुणक होते हैं, जैसे उसमें 1 का गुणा फिर 2 का गुणा, आगे एग्जाम्पल लेंगे, तो उसे सम सन्नादी कहेंगे। और जिसके विषम होंगे 3, 5, 7 का गुणक होगा, वो विषम सन्नादी कहलाएगा। जैसे 255, 300, 515, देखिए 256 का 515 दूना होगा। यहाँ देखिए 1 है, ये इसका दूना, ये 3 गुना 256, ये 1024, 4 गुना, तो ये सन्नादी स्वर होंगे। और जो इसमें अलग अगर जो है ये इन्हें सम सन्नादी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि विषम इसमें 2 ही हैं, एक 300 है और 786, ये विषम है। और जो सम वाले हैं वो आपके 256, 778 और 256, 512, 768 और 1024, ये आपका सम सन्नादी हो गया। तो अक्सर पूछता है ध्वनि के स्रोत के मूल स्वर, अधिस्वर और सन्नादी स्वर को समझाइए, तो सम सन्नादी भी आप समझ गए, विषम सन्नादी भी। तो मतलब ये आवृत्तियाँ हैं। हर्ज का मतलब आवृत्ति से हम लेते हैं। आवृत्ति हमने आपको बताया था। और तनी हुई डोरी में अप्रागामी तरंग की जो विशेषताएं क्या होनी चाहिए, कोई भी डोरी अगर तनी हुई है उसमें अप्रागामी तरंग पैदा करना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, आवश्यक शर्तें। तो डोरी का व्यास एक जैसा होना चाहिए हर जगह, और पूर्णतः लचीली होनी चाहिए डोरी, और उसके अंदर जड़त्व, रिजिडिटी तो एकदम ना हो। डोरी में लंबाई नहीं बढ़नी चाहिए, तनाव वही रहे, तो ये नहीं कि तनाव से डोरी की लंबाई बढ़ जाए। तनी हुई डोरी में अगर हम कंपन कराते हैं, अगर आप देखिए तो यहाँ पर एक पोल लगा के इसमें हम इसकी लंबाई L लेके और लैम्डा L = λ/2, तो इसमें B1 और B2 अगर 2 हम पोजीशन पे डोरी को रख के इसको हिलाते हैं, तो मूल आवृत्ति किसी तार को अपने 2 सेतुओं, ये सेतु ब्रिज कहे जाएंगे, और खींच कर छोड़ दें तो दोनों में अनुप्रस्थ अप्रागामी तरंग की चाल जो होगी V = करणी में T/यम तार का द्रव्यमान, T जो है आपका तनाव है, यहाँ टाइम नहीं है, तनाव है। तो इस तरह से आप इसका समीकरण निकाल सकते हैं कि N = 1/2L तार की लंबाई और T तनाव बटा यम मास। तो तनी हुई डोरी के कंपन में ये सूत्र आपका आएगा। और इसको यम को नियत करने के लिए, अगर आपको इसको तनी हुई डोरी को नियत करना है तो डोरी के तार की लंबाई में परिवर्तन कर सकते हैं, तनाव में परिवर्तन कर सकते हैं, करके आप इस तरह से इसका जो है सितार और वायलिन में आप यूज भी करते हैं, तो उसकी खूंटियों को कस के ज़्यादा करके आप काम करते हैं। तो तनी हुई डोरी में हम देखते हैं अनुप्रस्थ कंपन के क्या नियम हैं। तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ कंपनों की मूल आवृत्ति तो वही होगी N/2L, करणी में T तनाव/यम मास। और इसका हम लंबाई का अगर देखें तो लंबाई का नियम तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, N1 L1 = N2 L2। अगर इसमें 3 चीज़ आपको दी हुई हैं, सवाल में आगे आएगा
इसकी आवृत्ति इतनी है, लंबाई इतनी मीटर है, इसकी आवृत्ति इतनी है, तो L2 ज्ञात करिए। तो इस तरह से आपको ये सवाल पूछेगा मीटर में या सेंटीमीटर में, जैसे भी दिया हो। आवृत्ति तो हर्ट्ज में रहेगी। तो यह जो है तनाव के नियम में अगर आप आएँ तो आवृत्ति कर्णी में T मतलब समानुपाती होती है। तो इसका भी सूत्र बनता है N1/N2 कर्णी में T1/T2। इस तरह से ये सूत्र भी बन जाता है आपका। इस पर भी आपको सवाल पूछ सकता है 1 आध नंबर 2 नंबर का। और अगर आप मास में आएँ तो मास में भी चूँकि बस इतना ही फ़र्क होगा, कर्णी में मतलब वर्गमूल M2/M1 N1/N2 = M2/N1। और घनत्व, तार का जो घनत्व होता है वह आवृत्ति के 1 कर्णी में D के अनुकमानुपाती होता है। ये स्वरमापी ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ B1 B2 की 1-2 खूंटियाँ हैं और स्वरित्र यहाँ पर है। इससे कंपन कराया जाता है इस तार पे, और इसको जो है यहाँ पर लोड हैंगर बाट जिसे बोलना है, यहाँ पर बाट लगाया जाता है, एक घिरनी लगी रहती है। इसी B2 को हम आगे पीछे करके तार में आवृत्तियों को ज्ञात करते हैं। इसे सोनोमीटर कहा जाता है और ये फिजिक्स लैब में भी यूज़ होता है और इसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। और इसके लिए जो सिद्धांत है, यदि 2 सेतुओं के बीच तार की लंबाई L है, तनाव T है, एकांक क्षेत्रफल है, तो तार से निकलने वाले स्वरक की मूल आवृत्ति N वही 1/2L T कर्णी में T/M होगी। और अगर इसको आप हल करेंगे तो 1/2L M का मान, चूँकि तार है तो πr² D होगा उसकी डेंसिटी के साथ। तो mg मतलब एक तरह से न्यूटन, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स और बटा πr² D। तो इस तरह से आप सोनोमीटर से N1 N2 इस तरह से ज्ञात करते जाते हैं और फिजिक्स में आप इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। और स्वरमापी द्वारा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका अनुप्रयोग भी होता है, स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति ज्ञात करना। और इसके अंदर कुछ संभावित त्रुटियां भी होती हैं, जैसे कि डोरी में कड़ापन आ जाता है ज़्यादा दिन तक रखे रहने से, घिरणी में घर्षण, अगर ग्रीस वगैरह नहीं है तो वो भी उससे घिरणी में घर्षण में कम ज़्यादा हो जाती है। और इससे जो है थोड़ा सा इसकी संभावित त्रुटियाँ भी इसके अंदर होती हैं। मेल्डी का प्रयोग एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग है, ये आपसे पूछा जाएगा। इसको मैं कभी शॉर्ट वीडियो में लेके बनाऊंगा। और एक अनुनाद नली क्या होती है, ये भी आपसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। और एक कुंड नली, तो ये मतलब अनुनाद नली या कुंड नली ज़रूर पूछता है। तो इसको हम पेज में आपको दिए भी हैं, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा और इसको मैं अलग से बताऊँगा भी आपको। और साथ ही साथ आगे हम बढ़ें अगर इसमें, तो देखिए एक सितार 1 मीटर लंबे तार के मूल की आवृत्ति इतनी है, तनाव नियत रख के इतनी हर्ट्ज की आवृत्ति उत्पन्न करने के लिए तार को ऊपर से कितनी दूरी पर दबाना होगा। तो L1 आपको पता है, N1 पता है, N2 पता है, L2 आप निकाल लेंगे। और जब L2 आ जाएगा तो ऊपर से आपको चूँकि दबाना है तो 1 माइनस करना होगा। तो जब आ जाएगा तो देखिए वही 1 माइनस कर दिया। जब ऊपर से दबाना है तो 1 माइनस जितना मीटर है तो ऊपर से दबाना आपको पड़ेगा। 2/3 तो रहेगा ही, वो 1 दबा देंगे तो 1/3 आपको ऊपर से दबाना होगा, तब जाके आपका 2/3 आएगा। आंकिक प्रश्न में अगर हम आ जाएं इसके, तो देख लेते हैं। अप्रगामी तरंग के सभी कण प्रत्येक आवर्तकाल में 2 बार साथ विराम में रहते हैं। और निम्न में किसके द्वारा ऊर्जा का संचरण नहीं होता? अप्रगामी से। यदि डोरी में कंपन आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो तनाव क्या होगा? सीधे उसका 4 गुना हो जाएगा, 2 का 4। और उसके बाद तने हुई तार डोरी की लंबाई बदलने से तार की स्वाभाविक आवृत्ति बदली जाएगी। और खाली बर्तन में जैसे जैसे आप जल भरेंगे तो उसकी आवृत्ति अब बढ़ती जाएगी। और छोटे सवाल अगर आप देखें तो जो है एक और सवाल 1 नंबर का, एक बंद आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति अगर इतनी है और इसका दूसरा सिरा अगर आप खोल दें तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ये 384 का दूना हो जाएगा। तो अगर आर्गन की मूल पाइप खुली एक मूल आवृत्ति है और दूसरा बंद सिरा खोल दें तो ये जो है आपका दुगना हो जाएगा।
ये आपका एक सवाल। और छोटे सवाल में ये है कि आपका जैसे बद्ध माध्यम क्या कहते हैं, अप्रगामी तरंग क्या है, इसका समीकरण लिखिए। तो समीकरण भी देख लीजिए। अप्रगामी तरंग का समीकरण मैंने आपको उसमें नहीं दिखाया, बड़ा आसान सा समीकरण है, आप जानते भी हैं और इसको आसानी से आप समझ भी जाएंगे। ये अप्रगामी तरंग का समीकरण देखिए, ये जब आपतित होती हैं और परावर्तित होती हैं। तो जब आपतित होती हैं तो y = a sin 2π t/t और x अपान लैम्डा। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा आपका जानते ही हैं आप, एक तरंग की एक साइकिल की दूरी है, t आवर्तकाल और लिया गया समय स्मॉल t और a आयाम। और जब ये माइनस में आपतित होगा और जब परावर्तित होगा तो वही y2 एज को वही a हो जाएगा साइन और बड़ा कोष्ठ लग के 2π कोष्ठ में t/t प्लस x अपान लैम्डा और प्लस पाई, क्योंकि 180 डिग्री से वो लौट रहा है। रेडियन में तरंग की कला जो है पाई रेडियन हो जाती है। तो ये एक समीकरण है आपका। अप्रगामी तरंग का पूछ देता है कभी कभी समीकरण लिखिए, तो आप आपतित का भी लिखिए और परावर्तित का भी समीकरण लिखिए। अब इसके अंदर और कुछ ज़्यादा नहीं है, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। और ये हमारा पेपर 1 का 8वां वीडियो भी है। और इसमें जो है इसके बाद तो फिर डॉपलर का प्रभाव आता है, जो कि हमने आपको डॉपलर पढ़ा भी दिया है। तो हाँ, अप्रगामी तरंगों के समीकरण का संकेतों का अर्थ बताइए। क्या अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? नहीं होता है, क्योंकि भाई दो तरंग दो तरफ से आ रही हैं, तो इसको स्पष्ट कर सकते हैं आप। और यदि तनाव को 4 गुना कर दिया जाए तो चाल कितनी हो जाएगी? आप v और t में आपने संबंध देखा ही है, तो उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में वही कुंड नली और स्वर नली यही आप पूछेगा और ज़्यादातर यही पूछा गया है। अप्रगामी किसे किसे कहते हैं, बद्ध माध्यम का क्या अभिप्राय है, ये 2-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। और बड़े क्वेश्चन में सचित्र अगर वर्णन है तो वही मेलडी का प्रयोग का सचित्र वर्णन करिए, कुंडली के प्रयोग का सचित्र वर्णन करिए, या स्वर मापी की सिद्धांत रचना देते हुए और इसकी आवृत्ति ज्ञात करने की विधि। यही 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। तो मेरी थैंक्स छात्रों। ये थोड़ा चैप्टर भी बड़ा था और मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं कवर किया हूँ, मैं इम्पोर्टेंट्स को ही उठाया हूँ। और लॉकडाउन को फॉलो रखिए। अब तो शनिवार इतवार 2 दिन का एक कंपलसरी भी हो गया है, और ठीक है, शनिवार इतवार लॉकडाउन में ही रहा जाएगा। मेनी थैंक्स।